नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश बन गया। भौतिकी का उपयोग करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANNs को प्रशिक्षित करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग BAE ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट MACE वेधशाला का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRs के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में चिंता प्रकट की। WHO के अनुसार भारत ने लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन किया। विदेश मंत्री ने व्यापार के शस्त्रीकरण पर चिंता व्यक्त की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत $700 बिलियन से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा देश बन गया। आपको बता दें, भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास $700 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में प्रथम 3 देश क्रमशः चीन, जापान और स्विट्जरलैंड हैं। इतना ही नहीं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 महीने के आयात को कवर कर सकता है। यह 6 महीने के आयात को कवर करने वाले सामान्य मानदंड से काफी अधिक है। सबसे पहले विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विविध परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। भारत में 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम के तहत RBI को विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में कार्य करने तथा निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब विदेशी मुद्रा भंडार के घटक, जो कि मूल्य के अनुसार अवरोही क्रम में है, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA। इसे देश की अपनी मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं के आधार पर भी मापा जाता है। दूसरा है स्वर्ण भंडार। तीसरा है विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रदान की गई एक आरक्षित परिसंपत्ति है। इसका मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं यानी अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेन मिनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के मिश्रण पर आधारित होता है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन RTP की बात करें तो सदस्य देश के कोटे में से IMF के खाते में सदस्य की मुद्रा के कुल मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि के बराबर होता है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारकों को देखें तो इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI, विप्रेषण यानी रेमिटेंसेस आदि शामिल हैं। अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है संकट प्रबंधन। ये संकट के समय आर्थिक आघातों से उभरने के लिए विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखता है। इससे भारी संकटों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। दूसरा है वित्तीय दायित्वों को पूरा करना। इससे ऋण चुकाने और आयातों के वित्त पोषण में मदद मिलती है। निवेशकों को आश्वस्त करने की बात करें तो इससे बाजारों, विशेष रूप से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को यह विश्वास रहता है कि संबंधित देश बाहरी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। और अन्य महत्व में विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने की क्षमता में वृद्धि होना आदि शामिल है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भौतिकी का उपयोग करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANNs को प्रशिक्षित करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। यह पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें उन विधियों के निर्माण के लिए दिया जाएगा जिन्होंने ANNs का उपयोग करके मशीन लर्निंग की आधारशिला रखने में मदद की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का एक प्रकार है। सबसे पहले यह समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANNs क्या है। ANNs मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का एक उपसमूह है जिन्हें मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के आधार पर डिजाइन किया गया है। ANNs में आपस में जुड़े हुए नोड्स या कृत्रिम न्यूरॉन्स होते हैं जो मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके के समान जानकारी को प्रोसेस करते हैं। इससे संबंधित खोज की बात की जाए तो जॉन हॉपफील्ड ने एक प्रकार के न्यूरल नेटवर्क का आविष्कार किया है जिसे हॉपफील्ड नेटवर्क कहा गया है। इसे पैटर्न्स को स्टोर करने और फिर से स्मरण करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कुछ हद तक मानव मस्तिष्क में स्मृति संबंधी कार्यप्रणाली के समान है। हॉपफील्ड नेटवर्क किसी पदार्थ के एटॉमिक स्पिन से जुड़ी भौतिकी की विशेषताओं का उपयोग करता है।
एटॉमिक स्पिन किसी परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो उस परमाणु के कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन के कारण उत्पन्न होते हैं। वहीं जेफरी हिंटन ने बोल्ट्जमैन मशीन का आविष्कार किया है, जो डेटा में छिपी विशेषताओं या पैटर्न्स को खोजने में सक्षम है। उदाहरण के लिए चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान करना। बोल्ट्जमैन मशीन उदाहरणों के आधार पर सीखती है, जो इसे काम करते समय देखने को मिलते हैं। ये मशीन इनपुट डेटा को छांट सकती है या सीखे गए पैटर्न के समान नए पैटर्न बना सकती है। यह नेटवर्क सांख्यिकीय भौतिकी यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की विधियों का उपयोग करता है। इसी के साथ खबर के आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ANNs की भूमिका को समझते हैं। पहला है डीप लर्निंग। ANNs डीप लर्निंग की आधारशिला है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक शाखा है जो विशाल डेटा सेट और जटिल मॉडल से संबंधित है। वहीं दूसरा है AI में उपयोग। इमेज की पहचान, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और स्वायत्त प्रणालियों के लिए उपयोग की जाने वाली AI प्रणालियां मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने के लिए ANNs पर निर्भर करती हैं। डेटा से सीखना। उदाहरण के लिए हजारों मेडिकल इमेजेस पर प्रशिक्षित ANN अंततः उच्च सटीकता के साथ नई मेडिकल इमेजेस में ट्यूमर का पता लगा सकता है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट MACE वेधशाला का उद्घाटन किया। दरअसल MACE वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के प्लेटिनम जुबली वर्ष समारोह का एक हिस्सा था। DAE की स्थापना 1954 में की गई थी। इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 के तहत एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में स्थापित किया गया है। DAE परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करता है। सबसे पहले MACE वेधशाला के बारे में बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है और यह इस तरह का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। चेरेनकोव टेलीस्कोप एरे यानी CTA दुनिया का सबसे बड़ा चेरेनकोव टेलीस्कोप है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसमें क्रमशः स्पेन और चिली में स्थित 2 एरे शामिल हैं। ये लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे ऊंचाई पर स्थित टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा वाली घटनाओं जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल और गामा रे विस्फोट को समझने के लिए उच्च ऊर्जा गामा किरणों का निरीक्षण करना है। इसका नाम वैज्ञानिक पावेल एलेक्सेविच चेरेनकोव के नाम पर रखा गया है। उन्होंने पाया था कि आवेशित कण कुछ स्थितियों के तहत गैर चालक माध्यम से गुजरने पर चमक उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितियों को चेरेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। MACE को इलेक्ट्रॉनिक्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ECIL और अन्य भागीदारों के समर्थन से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम HESS जैसी वैश्विक वेधशालाओं की भी पूरक होगी। अब ये जानते हैं कि आखिर गामा किरणें हैं क्या। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किसी भी तरंग की तुलना में गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसके 2 स्रोत हैं। पहला ब्रह्मांड में, जैसे न्यूट्रॉन तारे व पल्सर, सुपरनोवा विस्फोट और ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र, और दूसरा पृथ्वी पर परमाणु विस्फोट, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय जैसी गतिविधियां। खबर के अंत में ये जानते हैं कि लद्दाख में हानले को वेधशाला के लिए क्यों चुना गया। दरअसल चांगथांग की हनले घाटी औसत समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थल एक शुष्क और शीत मरुस्थल है, जहां मानव आबादी बहुत विरल है। बादल रहित आकाश और अल्प मात्रा में वायुमंडलीय जलवाष्प इसे ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर और मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य के लिए दुनिया की सबसे उपयुक्त साइट्स में से एक बनाते हैं। और 2022 में हानले डार्क स्काई रिजर्व HDSR को खगोल पर्यटन के लिए अधिसूचित किया गया था। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी EWRs के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में चिंता प्रकट की। हाल ही में एक मामले में महाराष्ट्र के एक गांव में जिला प्रशासन द्वारा हटाई गई महिला सरपंच को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों यानी EWRs द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिरोध को उजागर किया है। चलिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRs के सामने आने वाली इन समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। पहली समस्या है रबर स्टैंप उम्मीदवार, जिसके अंतर्गत निर्णय लेने की असली शक्तियां पति या परिवार के पुरुष सदस्यों के हाथों में होती है।
दूसरी है लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक बाधाएं। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की घरेलू जिम्मेदारियां तथा उनके प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया सामाजिक बदलाव की संभावना को सीमित करता है। तीसरी मुख्य समस्या है कि इसमें राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का मानदंड या अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जैसे मानदंड आदि शामिल है। साथ ही सीटों का रोटेशन भी चिंता का विषय है। रोटेशन के कारण एक कार्यकाल पूरा करने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीट अक्सर महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहती है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे कि इसमें डिजिटल विभाजन, ज्ञान की कमी, क्षमता के बारे में आशंकाएं, सांस्कृतिक बाधाएं आदि शामिल है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों EWRs को सक्षम बनाने की दिशा में कुछ उपाय भी सोचे गए हैं। संस्थागत सुधार के जरिए पंचायत के अन्य पदों पर अधिक महिलाओं की भर्ती की जानी चाहिए, जैसे पंचायत सचिव। इसके अलावा महिलाओं के काम में उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्यों के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए संस्थागत निगरानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। महिलाओं का सामूहिक सशक्तिकरण भी करना चाहिए। इसके लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के महासंघों को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों जैसे मंचों को संगठित करना आदि कदम उठाए जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे इसमें शिक्षा के माध्यम से क्षमता निर्माण करना, व्यापक मूल्यांकन के लिए डेटा को सुसंगत बनाना और अपडेट करना आदि शामिल है। इसी के साथ खबर के आखिर में ग्रामीण सरकार में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की मौजूदा स्थिति की बात करें तो लगभग 1.4 मिलियन महिलाओं के साथ पंचायती राज संस्थाओं के कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46% महिलाएं हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में कम से कम 1/3 पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के महत्व को समझा जाए तो इसमें बेहतर सेवा वितरण, कम भ्रष्टाचार, समावेशी शासन, लैंगिक समानता आदि शामिल है। और अब बात करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की। WHO के अनुसार भारत ने लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन किया। इस दिशा में नेपाल और म्यांमार के बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक ट्रैकोमा का उन्मूलन किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTD है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को 2 अन्य NTDs गिनी वर्म को वर्ष 2000 में और 2016 में याज से मुक्त घोषित किया था। ट्रैकोमा के बारे में बात करें तो यह रोग मनुष्य की आंखों को संक्रमित करता है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो रोगी व्यक्ति की आंख, नाक आदि के संपर्क में आने से फैलता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो संक्रमित व्यक्ति जीवन भर के लिए दृष्टिहीन हो सकता है। भारत में इसकी स्थिति की बात करें तो 1971 में ट्रैकोमा के कारण दृष्टिहीनता 5% थी और अब यह घटकर 1% से भी कम हो गई है। इतना ही नहीं, ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCBVI, WHO की सेफ स्ट्रेटेजी आदि। अब सवाल यह आता है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTDs क्या हैं? दरअसल NTD 20 रोगों का एक विविध समूह है। इन रोगों के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये रोग अलग अलग रोगजनकों के कारण होते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद या कवक, विषाक्त पदार्थों का सेवन, गैर संचारी कारक इत्यादि शामिल हैं। इन रोगों से मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खराब पर्यावरणीय दशाओं में रहने वाले गरीब समुदाय के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही इन रोगों को उपेक्षित इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अक्सर वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता है और ना ही इनके लिए पर्याप्त वित्त पोषण की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इन रोगों को सामाजिक बहिष्कार और हेय भावना से जोड़ा जाता है। चलिए NTDs के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदमों की बात करें तो इनमें ग्लोबल NTD एनुअल रिपोर्टिंग फॉर्म GNARF, ग्लोबल वेक्टर कंट्रोल रिस्पॉन्स 2017 से 2030 GVCR और NTDs पर किगाली घोषणा पत्र 2022 इत्यादि शामिल हैं। भारत द्वारा भी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVBDCP आदि शुरू किया गया है।
बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। विदेश मंत्री ने व्यापार के सशस्त्रीकरण पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि व्यापार के सशस्त्रीकरण के साथ साथ उसके वैश्वीकरण ने नई देशों में नौकरियों को नुकसान पहुंचाया है और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित भी किया है। सबसे पहले व्यापार के सशस्त्रीकरण के बारे में समझते हैं। यह दरअसल विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में व्यापार के उपयोग को व्यक्त करता है। व्यापार का सशस्त्रीकरण तब होता है जब कोई देश किसी अन्य देश पर अपने व्यापार लाभ का उपयोग करके उसे किसी विशिष्ट परिणाम के लिए कार्रवाई करने हेतु विवश करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उद्देश्यों को पूरा करना, भू राजनीतिक लाभ प्राप्त करना आदि है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और व्यापार के सशस्त्रीकरण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों को समझते हैं। पहला है व्यापार में बाधाएं पैदा करना, कस्टम क्लियरेंस को रोकना तथा पर्यावरण, जैव सुरक्षा, बौद्धिक संपदा मानकों आदि से संबंधित बाधाएं। इसका एक बेहतर उदाहरण है 2022 में चीन ने ताइवान से खट्टे फल, मछली और अन्य खाद्य पदार्थों के आयात को रोक दिया था। अगला है प्रतिबंध और व्यापार प्रतिषेध, आयात व निर्यात को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करना। उदाहरण के तौर पर देखें तो ईरान, रूस और उत्तर कोरिया को लक्षित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। वहीं अगर व्यापार के सशस्त्रीकरण के परिणाम की बात करें तो पहला है संरक्षणवाद। इसमें किसी देश से आयातित उत्पादों पर टैरिफ लगाना शामिल है। उदाहरण के लिए चाइना शॉक 1.0 और 2.0 ने चीनी उत्पादों के खिलाफ टैरिफ लगाए हैं। अगला है व्यापार युद्ध। यह तब होता है जब इसमें शामिल देश एक दूसरे पर जवाबी टैरिफ लगाते हैं। उदाहरण के लिए व्यापार युद्ध या टैरिफ वॉर 2018 से अमेरिका और चीन के बीच देखा जा रहा है। और तीसरा है आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान। इसे कोविड-19 के समय में देखा गया था आदि। खबर के आखिर में व्यापार के सशस्त्रीकरण का सामना करने के उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला है संस्थागत सहयोग, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF, खनिज सुरक्षा भागीदारी जैसे मंचों को शामिल करना। दूसरा है आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, व्यापार बास्केट का विविधीकरण करना, नवाचार और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना आदि। और तीसरा है प्रतिरोधी रणनीतियां। चाइना +1 नीति एक प्रकार की व्यावसायिक रणनीति है जो केवल चीन में निवेश को रोकती है और फ्रेंड शोरिंग यानी कि आर्थिक और राजनीतिक सहयोगियों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है लेबनान। इस देश की राजधानी है बेरूत। इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में और अधिक सैनिक तैनात करके हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना संघर्ष तीव्र कर दिया है। सबसे पहले इस देश की भौगोलिक अवस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। ये भूमध्य सागर के पूर्वी तट के साथ एक संकरी पट्टी के रूप में अवस्थित है। साथ ही ये पश्चिमी एशिया के लेवेंट क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर व उत्तर पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल है और इस देश की समुद्री सीमा साइप्रस से लगती है। वहीं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इस देश का मुख्य पर्वत लेबनान पर्वत यानी जबल लुबनान, एंटी लेबनान और हरमन पर्वतमाला है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कुर्नत अल सवदा है तथा मुख्य घाटी बेका है और इसकी प्रमुख नदियों में लितानी, बालबेक, ओरोंटेस आदि शामिल है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। मालाबार सैन्य अभ्यास 2024 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। यह एक वार्षिक समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसे बंदरगाह और समुद्र दोनों जगह आयोजित किया जाएगा। अटल पेंशन योजना में नामांकन 7 करोड़ को पार कर गया है। इसे वित्त मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेषकर वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी ने एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को रोकने के लिए वैकल्पिक निवेश कोषों में निवेशकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
वैश्विक संस्था WAZA ने एक अफ्रीकी हाथी की दुर्दशा के कारण दिल्ली चिड़ियाघर की सदस्यता निलंबित कर दी है। इसे 1935 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पशु देखभाल, कल्याण, पर्यावरण शिक्षा और वैश्विक संरक्षण में चिड़ियाघरों, मछलीघरों तथा इसी तरह के अन्य संगठनों को समर्थन प्रदान करना है। हाल ही में मध्य प्रदेश की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी का शिकार बनाया गया। ये साइबर धोखाधड़ी का एक नया तरीका है। इसमें जालसाज व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर ऑडियो या वीडियो कॉल करता है तथा पीड़ित को डिजिटल रूप से बंधक बना लेता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हमसफर पॉलिसी शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मानकीकृत, सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ सुविधाएं प्राप्त हों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य KWS को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की है। NTCA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। गुजरात वन विभाग ने 10वीं बार भारतीय जंगली गधे की आबादी का सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में भारतीय जंगली गधों की आबादी में 26.14% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2020 में इनकी आबादी 6082 थी, जो 2024 में बढ़कर 7672 हो गई है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।